इन दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा का जो कि 26/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। फुल लेंथ टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आज से हम लोग करेंगे क्या कि दरोगा का जो क्रमिक तरीके से एक एक दिन में एक एक सेट का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, है ना, जिससे आपकी तैयारी को और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 2021 का पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो उस समय का ये करंट था, अभी उतना ज़रूरी है नहीं है। अभी हमारा ज़रूरी क्या है कि हम 2022 का जानें। 2021 का हालांकि इसका आंसर होगा अब्दुल रज़ाक। आंसर क्या होगा इसका? अब्दुल रज़ाक। लेकिन 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? वो मिला है एनी एरहॉक्स को मिला है। ये फ्रांस की रहने वाली है दोस्तों। एनी एरहॉक्स को मिला है। ये फ्रांस की रहने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्रांस की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। सबसे पहले समझते हैं कि अफीम युद्ध था क्या दोस्तों। कुल दो अफीम युद्ध हुए हैं, ठीक है। पहला अफीम युद्ध हुआ है दोस्तों, पहला अफीम युद्ध हुआ है 1839 से लेकर के 1842 तक, ठीक है। और दूसरा अफीम युद्ध हुआ है दोस्तों 1856 से लेकर के 1860 तक, याद रखिएगा। कुल दो अफीम यानी ओपियम वॉर हुआ है 1839 से 1842 तक और 1856 से 1860 तक। अफीम युद्ध में बेसिकली हुआ क्या था कि ब्रिटेन और चाइनीज़ के यानी ब्रिटेन और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के बाद दोस्तों, अफीम युद्ध के बाद जो ये संधि हुई थी, इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉनकिंग की संधि, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो था नॉनकिंग की संधि। और दोस्तों इस संधि के बाद क्या हुआ था ना कि ये जो चाइनीज़ था यानी चाइना था, ये चाइना जो था ये अर्ध उपनिवेश बन गया था किसका? ब्रिटेन का। चाइना जो था अर्ध उपनिवेश बन गया था किसका? ब्रिटेन का। हालांकि चाइना कभी भी ब्रिटेन का एक पूर्ण उपनिवेशी के रूप में कभी नहीं आया। तो अफीम युद्ध के बाद जो है वो अर्ध उपनिवेश बन गया था, चाइना बन गया था ब्रिटेन का। अफीम युद्ध, ये नॉनकिंग की संधि अच्छा, ये नॉनकिंग की संधि को एक नाम दिया गया है दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है। अफीम की संधि को एक नाम दिया गया है, इसको कहा गया है दोस्तों अनइक्वल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड। इसको दुनिया का इसको कहा गया दोस्तों अनइक्वल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको कहा गया अनइक्वल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड। किसको कहा गया? नॉनकिंग की संधि। किसके बीच में हुआ? ब्रिटेन और चाइनीज़ के बीच में, है ना, ब्रिटिश और चाइनीज़ के बीच में, यानी ब्रिटेन और चाइना के बीच में, ब्रिटेन और चीन के बीच में नॉनकिंग की संधि। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर के 1842 तक, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से लेकर के 1860 तक हुआ था, याद रखिएगा। और अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान अफीम यानी ओपियम प्रोडक्शन के लिए, अफीम की जो खेती है उसके लिए बड़ा फेमस है। वहाँ पे उसकी उत्पादकता जो है बहुत अधिक है। हालांकि हमारे देश में भी अफीम की खेती होती थी, अभी भी कई पार्ट में हो रहा होता है, लेकिन ये इलीगल है हमारे देश में, ठीक है। अफीम एक नशीले पदार्थ है दोस्तों, जो कि पोस्ता दाना जो होता है ना, उसका जो ये पोस्ता दाना है उसको कट करके उसका जो दूध होता है उसे कलेक्ट करके फिर उसमें फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद ये बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका असम होगा। अरुणोदय योजना हालांकि 2020 में प्रारंभ की गई थी, 2020 में प्रारंभ की गई थी। तो अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, क्योंकि वहाँ उस टाइम में पूछा गया, क्योंकि ये प्रश्न है 2021 का प्रश्न पत्र जो है प्रारंभिक पीटी परीक्षा, तो 2020 का करंट पूछा गया था। तो अभी आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए, ये है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। सबसे पहले एक बात बताइए, एशियाई खेल क्या है? तो प्रथम एशियाई खेल आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रथम एशियाई खेल कब खेला गया? प्रथम एशियन गेम जो है दोस्तों वो कब खेला गया? तो ये 1951 में खेला गया, याद रखिएगा, 1951 में खेला गया प्रथम एशियन गेम। और कहाँ खेला गया? तो नई दिल्ली में खेला गया। ये कहाँ खेला गया? ये नई दिल्ली में खेला गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
इंग्लैंड है। यानी फर्स्ट एशियन गेम हमारे देश में खेला गया 1951 में। अब कह रहा है कि बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, तो ये 1962 में शामिल किया गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बैडमिंटन को जब शामिल किया गया था, यानी 1962 में शामिल किया गया था, तो ये कौन से क्रम के एशियाई गेम थे, कौन से क्रम के एशियाई गेम थे। तो 1962 में दोस्तों, 1962 में इंडोनेशिया में 4th नंबर का एशियन गेम चल रहा था। ठीक है, 1962 में कहाँ पे चल रहा था, तो इंडोनेशिया में। कहाँ चल रहा था, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ठीक है, इंडोनेशिया में 1962 में चल रहा था ये गेम। और ये एशियन गेम का जो क्रम था वो 4th एशियन गेम चल रहा था, 4th एशियन गेम चल रहा था। और उस समय जो है दोस्तों एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया 1962 में, और इंडोनेशिया में चल रहा था, 4th नंबर का गेम चल रहा था। ठीक है, एशियाई गेम को एक और उपाधि दिया गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दोस्तों, चमकता हुआ सूर्य एशियाई खेल संघ का एक प्रतीक है। चमकता हुआ सूर्य जो है एशियाई खेल संघ का जो है ये प्रतीक है दोस्तों, चमकता हुआ सूर्य। ये जो बैडमिंटन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बैडमिंटन का जो जन्म कहाँ हुआ है, आधुनिक बैडमिंटन का, इसका जो विकास, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, वो इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। आप जानते हैं क्रिकेट भी वहीं पर हुआ है। ठीक है, बैडमिंटन संघ का जो है दोस्तों एक सर्वोच्च संस्था है, बैडमिंटन संघ का सर्वोच्च संस्था है, जो जानते हैं आप उसको IBF कहते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, IF। इसका जो स्थापना है वो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो IBF का स्थापना 1934 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। IBF की स्थापना 1934 में हुआ था। ये बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ। एशियाई खेल की स्थापना, प्रथम एशियाई खेल खेला कब गया था, 1951 में। कहाँ खेला गया था, तो नई दिल्ली में खेला गया था। एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल कब किया गया दोस्तों, तो 1962 में किया गया था। 1962 में जब शामिल किया गया था उस समय एशियाई खेल चल कहाँ रहा था, तो इंडोनेशिया में चल रहा था। किस क्रम का एशियाई खेल था, तो 4th क्रम का था, यानी 4थे नंबर का एशियाई खेल चल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं। आगे बढ़ें। बैडमिंटन का विकास कहाँ पे हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था क्या है, IBF, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1934 में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, किसमें होता है, किसमें होता है दोस्तों एंकर शब्द का, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, रिले रेस में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एंकर शब्द का उपयोग होता है कहाँ पे, रिले रेस में। एंकर शब्द का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, रिले रेस में। रिले रेस में एंकर शब्द का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, रिले रेस में। रिले रेस बेसिकली एक रेस है दोस्तों जिसमें 4 धावक मिल करके दौड़ लगाते हैं। रिले रेस में कितने धावक होते हैं, 4 धावक होते हैं, 4 धावक होते हैं। ये बेसिकली एक रनिंग गेम है, दौड़ मैराथन है। इसमें 100 मीटर या 400 मीटर की दूरी तय करना होता है। सेम समय में निकलते हैं दोनों। उसके बाद फिर जैसे चार धावक दौड़ रहे हैं दोस्तों, 4 धावक, मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, इसको टारगेट दिया जाता है, इसको टारगेट दिया जाता है क्या, या तो इसका दौड़ जो है 100 मीटर का होगा, या इसका दौड़ जो है 400 मीटर का होगा। और पैरेलली मतलब समांतर तरीके से चारों दौड़ेंगे। ये रिले रेस की खासियत है, ये गुण है इसका। ठीक है, इसका ये टर्म्स और कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। रिले रेस याद रखिएगा, इसमें एंकर शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है दोस्तों, तो टेबल टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी है ये। चेन मेंग जो है एक चीन की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। चेन मेंग कहाँ की, तो चीन की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि टेबल टेनिस का भी जन्म कहाँ पे हुआ है, यानी टेबल टेनिस का जन्मदाता कहाँ है टेबल टेनिस का, तो टेबल टेनिस का भी जन्मदाता इंग्लैंड ही है दोस्तों। अंग्रेजवा सब बहुत गेम खेलता था, चोटन सब, समझे दोस्तों। और अनेक सारा गेम इंग्लैंड, अभी हमने बैडमिंटन देखा है, इंग्लैंड में हुआ है उसका विकास। टेबल टेनिस का विकास हुआ है कहाँ पे, इंग्लैंड में हुआ है। फिर क्रिकेट का विकास कहाँ हुआ है, आधुनिक क्रिकेट का विकास इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि चेन मेंग चीन की एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर अपन बात करें कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, जैसे मैंने बताया कि IBF की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा 1934 में। ये बैडमिंटन का है। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ 1926 में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, 1926 में। ठीक है, याद रखिएगा 1926 में। और IBF की स्थापना, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में। दोनों, यानी टेबल टेनिस का भी जन्मदाता इंग्लैंड है और IBF का भी जन्मदाता इंग्लैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है किरचॉफ, देखिए क्या है, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिया है। पहला नियम दिया है लॉ ऑफ करंट, दूसरा नियम दिया है लॉ ऑफ वोल्टेज, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट या किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज। ठीक है, एक है धारा नियम और दूसरा है वोल्टेज नियम। ठीक है, वोल्टेज नियम एक एक करके समझते हैं ये क्या है। किरचॉफ्स का धारा नियम क्या है, एक बात बताइए। किरचॉफ्स का धारा नियम कहता है कि जितना आप इनपुट करंट देंगे, जितना आप ध्यान से सुनिएगा, जितना आप इनपुट करंट यानी इनपुट धारा देंगे, जितना आपका इनपुट करंट होगा, ठीक है, उतना ही आपको आउटपुट करंट मिलने वाला है, बस यही नियम है। जैसे एग्जांपल से समझिए, सपोज कर लीजिए कि एक करंट इधर से आया I1, करंट को I से नापते हैं हम दोस्तों, I1, यहाँ से एक करंट आया I1 और यहाँ से एक करंट आया I2, और ये दोस्तों यहाँ पे दोनों पे मिल गया, इसको बोलते हैं जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक, अब मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम हटाते हैं जंक्शन को, ठीक है, ताकि समझाने में अच्छा रहेगा। ये जंक्शन, और यहाँ पे आने के बाद मान लेते हैं कि हमें कुछ यूँ करंट मिला, हमने तीन वायर जिसको ये हो गया इनपुट करंट, ये I1 और I2 हो गया हमारा इनपुट करंट, क्योंकि ये आ रहा है। जंक्शन के बाद मैंने सपोज कर लिया कि 3 वायर में इस करंट को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सपोज कर लिया अभी ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा किरचॉफ्स का करंट नियम क्या कहता है, धारा नियम। ये हो गया इनपुट करंट, ये क्या हो गया इनपुट करंट IC, और ये हमारा मिल गया आउटपुट करंट OC, हमने नाम दे दिया, इनपुट करंट और आउटपुट करंट। तो किरचॉफ्स का धारा नियम कहता है कि दोस्तों जितना इनपुट करंट आया वो बराबर होगा उस सभी आउटपुट करंट के योग के बराबर। मतलब I1, मतलब समझिए I1 प्लस I2 आपका इनपुट करंट है। ठीक है, I1 और I2 इनपुट करंट है, ये बराबर होगा अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग बराबर होगा कि आउटपुट करंट कौन कौन है, I3 प्लस I4 प्लस I5 के। इसका मतलब करंट क्या हो रहा है दोस्तों, कंजर्व हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। मतलब आपने जितना इनपुट करंट दिए उतना ही आपको आउटपुट करंट मिलने वाला है। एक नियम ये है धारा का, और इसी में ये धारा का नियम में ये कहता क्या है कि जंक्शन पे सम ऑफ करंट सब बराबर होता है, सम ऑफ करंट 0 होता है। जंक्शन पे समेशन ऑफ करंट जो होता है वो 0 होता है। अगर आपसे पूछ ले कि किरचॉफ का धारा नियम में जंक्शन पे करंट क्या होता है, तो 0 होता है। और किरचॉफ का धारा नियम कहता क्या है कि बीजगणितीय सम बराबर होगा इनपुट करंट का और आउटपुट करंट का। बीजगणितीय योग बराबर होगा इनपुट करंट का और आउटपुट करंट का। यानी सर्किट में आप जितना करंट दे रहे हैं आपको उतना ही करंट आउटपुट के तौर पे मिलने वाला है, यानी कंजर्वेशन ऑफ करंट हो रहा है। अब एक बात बताइए, अगर आपको कोई कहे कि करंट होता क्या है, आई क्या है, तो करंट का मतलब होता है दोस्तों कोई चार्ज का यानी कोई आवेश का फ्लो होना, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कोई आवेश की फ्लो की दर को करंट कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, धारा क्या है दोस्तों, आवेश की जो फ्लो है उसकी जो दर है, यानी कितने समय में आवेश फ्लो हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मतलब हुआ कि करंट इक्वल्स टू क्या हो गया, Q/T। Q मतलब यहाँ पे आवेश, और T यहाँ पे है टाइम। तो मैंने कहा कि अगर I जो है दोस्तों, I अगर कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब Q भी कंजर्व होगा, संरक्षण होगा Q का। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि किरचॉफ्स का धारा नियम में Q का संरक्षण होता है। याद रखने का तरीका है, बेसिकली किरचॉफ का धारा नियम कहता क्या है दोस्तों, किरचॉफ्स का धारा नियम कहता है कि जितना इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट करंट आपको मिलने वाला है, और जंक्शन पे सब करंट का सम जो होगा 0 होगा। और क्या कि ये धारा की क्या है दोस्तों, धारा की खासियत क्या है कि धारा के पास दोनों चीज़ है। क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी है और द्रव्यमान भी है। सॉरी धारा के पास है दोस्तों, धारा के पास जो है परिमाण भी है, परिणाम भी है, या परिमाण जो भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दिशा भी है।
तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं उसको? सदिश राशि। लेकिन धारा एक एक्सेप्शन है दोस्तों, ये ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। ये धारा के पास मैग्नीट्यूड है भी, डायरेक्शन भी है। एक्चुअल में इसको होना चाहिए क्या? एक्चुअल में इसको होना चाहिए सदिश राशि, लेकिन है ये अदिश राशि, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ये एक टेंसर क्वांटिटी है। ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, ये है एक टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने बताया किरचॉफ्स का धारा नियम कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम कहता है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि वोल्टेज बेसिकली आप ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया और ये सर्किट यानी परिपथ को आपने बंद कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देखेंगे कि इसमें चार्ज फ्लो होगा, इस परिपथ में चार्ज फ्लो होगा तब करंट फ्लो होगा। चार्ज जिधर से फ्लो होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बैटरी काम क्या कर रहा है दोस्तों? बैटरी मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। बैटरी का काम क्या है? ऊर्जा को देना। बैटरी का काम चार्ज फ्लो कराना नहीं है। बैटरी के अंदर में चार्ज रहता नहीं है दोस्तों, चार्ज तो ये कंडक्टर में है। बैटरी का काम क्या होता है कि ये जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना दोस्तों, इसको मूव कराने के लिए उतना ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज नियम है ना दोस्तों, वोल्टेज नियम जो है ना ये ऊर्जा का संरक्षण पे काम करता है, और धारा का जो नियम है दोस्तों ये चार्ज यानी आवेश का संरक्षण पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आपने बहुत सारे प्रश्न को आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो साइंस में ज़्यादा दिनों तक हम चीज़ों को याद रख सकते हैं और कंसेप्चुअली हम सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अगर आपको सही लग रहा है ये हमारा सीरीज़ दरोगा का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। हम चाहते हैं कि फैमिली थोड़ा और बड़े हो जाए, बहुत छोटी फैमिली है हमारी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हमारी मेहनत जो है उसमें एक निखार आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सपोर्ट कीजिएगा तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके उत्साह हमारा उत्साह वर्धन भी होगा और आपके लिए भी कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा, तो फ़ायदा ही होगा। अब कह रहा है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये खेलकूद मंत्रालय ने ऑप्शन नंबर ए आपका शुरू किया है। करंट का सवाल है। आगे देखिए क्या कहता है। आगे है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। आप जानते हैं हर्षवर्धन कन्नौज थी इसकी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। बेसिकली हर्षवर्धन जो था ना दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन फंसता है, मैं उसको समझाता हूँ, गलत होता है। BPSC में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है ये। हर्षवर्धन जो है ना दोस्तों पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासन था। देखिए हर्षवर्धन दो वंश हैं, दो वंश है, मतलब वंश एक ही है, नाम अलग अलग है। देखिए नाम क्या है? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति या इसी का नाम है दोस्तों वर्धन वंश। पुष्यभूति या इसी के नाम है वर्धन वंश। अगर सवाल ये पूछता है दोस्तों कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो इसका उत्तर पुष्यभूति खुद होंगे। लेकिन सवाल पूछता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है, तो इंसान गलत कर देता है, बच्चे गलत कर देते हैं। क्या कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो कोई प्रभाकर वर्धन लगा के आ जाता है दोस्तों, कोई हर्षवर्धन लगा के आ जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन जो है दोस्तों वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र था। ठीक है, बात यह है दोस्तों कि वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश एक ही है, तो वर्धन वंश का संस्थापक भी पुष्यभूति ही होगा। याद रखिएगा, पुष्यभूति ही होगा। और पुष्यभूति वंश तो अपने आप में नाम क्लियर है, पुष्यभूति होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समझ में आ रहा है? पक्की बात है। आगे बढ़े। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया? देखिए ह्यूमुलिन क्या है? ह्यूमुलिन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमुलिन बना है ह्यूमन प्लस इंसुलिन, ये दोनों मिल करके बना ह्यूमुलिन। याद रखिएगा, ह्यूमन प्लस इंसुलिन। अब देखिए ह्यूमुलिन और इंसुलिन क्या है? बेसिकली ये केमिकल्स है जो कि इंसुलिन कंट्रोल को हमारे मानव जाति में रेगुलेट करता है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन हमारे ब्लड में इंसुलिन का काम क्या है? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है यानी शुगर है, हमारे ब्लड में जो शुगर है उसका रेगुलेशन करता है, उसका नियंत्रण करता है। शुगर का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। आप जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है, कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों इंसुलिन? तो ये अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। और पेनक्रियाज का भी कहाँ से, अगर सवाल पूछता है कहाँ से, तो पेनक्रियाज का भी ये बीटा सेल से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? बीटा सेल से। याद रखिएगा ये पेनक्रियाज का यानी अग्नाशय का पेनक्रियाज का बीटा सेल से
बीटा सेल से, यानी अग्नाशय का बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है। और ये इंसुलिन का काम क्या है, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, शुगर लेवल को नियंत्रित करना, शुगर लेवल को क्या करना दोस्तों, रेगुलेट करना। इसी की अगर कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों तो डायबिटीज़ हो जाता है। अगर ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाता है तो शुगर लेवल कम हो जाता है। तो इतना दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था कौन, एली लिली नाम का एक कंपनी थी दोस्तों, एली लिली, याद रखिएगा, एली लिली नाम की एक कंपनी थी दोस्तों। ये इसका जो है ह्यूमिलिन का विक्रय 1983 में उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आगे बढ़ें, कह रहा है कि 11 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, ये देखिए 11 नंबर का सवाल कहता है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है। ये आप जानते होंगे, बराक ओबामा प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं। बराक ओबामा क्या थे, 45वें राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा, 45वें राष्ट्रपति थे कौन, बराक ओबामा अमेरिका के। और 46वें राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो 47वें राष्ट्रपति कौन हुए, जो बाइडेन हुए। अभी अगले साल अमेरिका की चुनाव होने वाली है दोस्तों, जो बाइडेन हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सोनार 12 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि सोनार एक संक्षिप्तीकरण है, मतलब सोनार जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म देखना है इसका। तो सोनार देखिए क्या है, सोनार क्या है दोस्तों। सोनार बेसिकली इसका यूज नेवी में लोग, यानी शिप में यूज इसका किया जाता है। क्या किया जाता है कि साउंड की मदद से, साउंड की हेल्प से, यानी साउंड भी आप जानते हैं कि साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, साउंड भी इको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इको प्रोड्यूस करता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की मदद से समुद्र के नीचे छिपी हुई चीज़ों का पता लगाता है सोनार एक डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा क्या है ये, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेसिकली ये साउंड का इको से हम पता करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए शिप जा रही है समुद्र के नीचे, ठीक है, समुद्र के नीचे, अब नीचे कोई पहाड़ है, समुद्र के नीचे कोई चट्टान है, कोई बर्फ़ का क्या है, अब कितने दूरी पे है, तो उसको पता लगाने के लिए, कितने दूरी पे है वो, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं। एक होता है सोनार, एक होता है रडार, ठीक है, एक होता है रडार, दोनों आप सुने होंगे, रडार। तो इस रडार का यूज़ डिफेंस में करते हैं दोस्तों, है ना, रडार का यूज़ क्या करते हैं, डिफेंस में। और सोनार का यूज़ क्या करते हैं, समुद्र के तह में, समुद्र के नीचे छिपी हुई चीज़ों की डिस्टेंस, यानी दूरी को माप करने के लिए या पता लगाने के, उसका लोकेशन पता करने के लिए भी यूज किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 13 नंबर देखिए, रीजनिंग का सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है। 13 नंबर क्या कहता है, देखिए यहाँ Z है, यहाँ W है, यहाँ T है, यहाँ Q है। तो देखिए Z से W गया, कितना कम हुआ, -3। W से T गया, कितना कम हुआ, -3। T से Q गया, कितना कम हुआ, -3। अब Q से -3 कीजिए आप, Q से -3 कीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, N मिल जाएगा, ठीक है, N मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए A है, यहाँ A है, ऊपर में देखिए A है, D है, G है, J है। A से D गया, कितना बढ़ा, +3। A से D गया +3। अब फिर D से G गया, +3। G से J गया +3। अब J से +G जाए, +3 चाहिए, क्या हो जाएगा, JHI, ठीक है। KLM, सॉरी दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था। देखिए क्या सवाल है, A से D गया +3, D से G गया +3, G से J गया +3। अब J से +3 कीजिए, J से +3 कीजिए, क्या हो जाएगा, KLM। तो नीचे आ गया आपका N, नीचे क्या निकाले थे हम लोग, N, और ऊपर आ गया आपका M। तो ऑप्शन कीजिए, नीचे N ऊपर M, नीचे N ऊपर M, कौन सा है देखिए, नीचे N ऊपर M, नीचे N ऊपर M, ठीक है, नीचे N ऊपर, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये और ये ऊपर M होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व इसमें करना नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। अच्छा, मिनीमाता रोग का कारण कौन से बनती है दोस्तों, तो मिनीमाता रोग जो है ना दोस्तों, मरकरी यानी Hg की कारण होती है। पानी में अगर Hg की मात्रा हो जाएगी ना दोस्तों तो मिनीमाता रोग हो जाता है, यानी पारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पारा, Hg, पारा। अब याद रखिएगा, पारा के और होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं HGS, इसको सिनेबार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं, इसको सिनेबार कहते हैं। यहाँ रोग की बात हो रही है, मिनीमाता रोग। आप जानते हैं
कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मान लीजिए कि पीने वाला पानी में जो पेयजल होता है उसमें अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, तो इसकी वजह से जो रोग होती है दोस्तों उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। याद रखिएगा, पानी में अगर नाइट्रेट की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं इसको। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सीसा जो है ना दोस्तों, सीसा अगर जल में युक्त हो जाए तो उससे एनीमिया होता है। सीसा अगर युक्त हो जाए तो उससे एनीमिया होने की, आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। आप जानते हैं एनीमिया हो जाता है सीसा युक्त की अधिकता हो जाने से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर रीजनिंग का है। देखिए यहाँ पे आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 0, 7, 26, 63, 124, 215। इसको कैसे बनाना है ज़रा देखिए दो। अच्छा एक बात बताइए, 7 को देख करके आपको क्या लग रहा है? 7 को देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या ये 7 को हम लोग 8 - 1 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 8 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलें इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए तो 27 - 1 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं? 64 - 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपका सीरीज क्या, और इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1 0 को, हाँ लिख सकते हैं। तो सीरीज हमारा क्या बन रहा है, जरा 0 को देखिए। 0 में हम बोल सकते हैं कि 1 का क्यूब - 1 है ये, कहोगे हाँ है। ये क्या है? 7 क्या है? तो ये कहोगे 2 का क्यूब - 1 है ये क्या है? 3 का क्यूब - 1 है ये क्या है? 4 का क्यूब - 1 है ये क्या है? 5 का क्यूब - 1 है, उसी ये 6 का क्यूब - 1 है। तो ये जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा? 7 का क्यूब - 1 होगा। तो ये जो होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क पे जगह पे होगा, यानी खाली जगह पे होगा, क्या होगा? 7 का क्यूब - 1। ठीक है, तो 7 का क्यूब - 1 क्या होगा? 343। 343 में से 1 गया, कितना बचा? 342, यानी 342। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें। अगला सवाल कहता है दोस्तों, गांधार शैली समन्वय है किसका? अच्छा देखिए, गांधार शैली जो है ना, गांधार शैली इंडो ग्रीक है ना, इंडो ग्रीक मेथड है ये। इंडो ग्रीक शैली है, ये इंडो ग्रीक स्टाइल है, इंडो ग्रीक मेथड है, शैली है। ठीक है, भारतीय और ग्रीक कला का एक समन्वय है। मतलब इसमें गांधार कला शैली में आपको भारतीय शैली भी देखने को मिलेगा और ग्रीक कला का भी चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो गांधार कला है दोस्तों, गांधार कला का विकास जो है कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? याद रखिएगा, गांधार कला का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, और एक होता है दोस्तों मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा कला, गांधार कला का भी विकास जो है कनिष्क के समय में हुआ था, और मथुरा कला का भी विकास जो है वो किस में हुआ था? कनिष्क के समय में ही हुआ था। दोनों, मथुरा कला भी और गांधार कला भी कनिष्क के समय में ही हुआ था। एक सवाल आता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जो प्रतिमा है, प्रथम मूर्ति जो है, प्रथम प्रतिमा जो है, किस शैली में बनाया गया था? तो वो मथुरा कला था। मथुरा कला में प्रथम मूर्ति बनाया गया था, प्रथम प्रतिमा बनाया था महात्मा बुद्ध का। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा बुद्ध का जो है सबसे ज़्यादा मतलब लार्ज नंबर में मूर्ति किस कला में है दोस्तों? तो वो है गांधार कला में। ठीक है, गांधार कला में। गांधार कला का जो मुख्य केंद्र था ना दोस्तों, गांधार कला का मुख्य केंद्र जो था वो था तक्षशिला में। कहाँ पे था? तक्षशिला में, भारत में तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ पे? अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? सौर संचालित टेक्सटाइल मिल क्या परभनी, महाराष्ट्र में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आगे सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य में है? आप जानते हैं चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? असम में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्न नाभिकीय छन्न में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? देखिए, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब भी उत्सर्जित कण की बात करेगा इसका मतलब वो रेडियो सक्रिय पदार्थ की बात कर रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको 2 बातें याद रखनी है। रेडियो सक्रिय पदार्थ में 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि अगर अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है, अगर अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है तो 2 बात होगा। क्या होगा? अगर अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है तो परमाणु संख्या जो है दोस्तों, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु संख्या जो है ये 2 इकाई घट जाएगा। 2 इकाई क्या होगा? घट जाएगा। परमाणु संख्या जो है दोस्तों ये 2 इकाई घट जाएगा।
याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ में जब अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा हो तो परमाणु संख्या जो है वो 2 इकाई घट जाएगा, और द्रव्यमान संख्या जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो 4 इकाई घट जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, 4 इकाई घट जाएगा। ये 2 इकाई घट जाएगा और ये 4 इकाई घट जाएगा, यानी अल्फा रे का जो उत्सर्जन होगा जब, उसमें क्या होगा बेसिकली, जेड भी यानी परमाणु संख्या भी घटेगा और द्रव्यमान संख्या भी घटेगा। परमाणु संख्या 2 घटेगा और द्रव्यमान संख्या 4 घटेगा। अगर बीटा रे का उत्सर्जन हो रहा है, अगर बीटा किरण का उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों, तो जेड जो है ना, जेड जो है वो 1 बढ़ जाएगा, जेड 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। और गामा रेज में दोस्तों ना द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज होता है, ना परमाणु संख्या में कोई चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये x जो है ये y में चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या सेम है, a यहाँ भी a यहाँ भी, परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे z था और यहाँ z+1 हो गया। यानी ये देखिए, ये द्रव्यमान संख्या है, ऊपर जो लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x, यहाँ लिखा z, यहाँ लिखा a, तो a जो यानी ऊपर जो लिखा गया दोस्तों, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और नीचे जो जेड लिखा गया है दोस्तों, ये परमाणु संख्या है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ जेड है, यहाँ z+1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब इसमें क्या है कि द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं, लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ गया। तो ये ऐसा होता कब है, जब बीटा उत्सर्जन हो तब। तो जो बीटा होगा वो यानी पहला जो होगा बीटा उत्सर्जन हो रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, यानी या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब देख लेते हैं इस वाले को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 4 यूनिट घट गया, यहाँ पे क्या हुआ, 4 यूनिट घट गया, कौन, द्रव्यमान संख्या। और यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहले z+1 था और यहाँ z-1 हुआ है, तो क्या हुआ बेसिकली, ये क्या हुआ, ये 4 यूनिट घट गया। द्रव्यमान संख्या जो है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो परमाणु संख्या क्या हुआ, देखिए परमाणु संख्या 2 यूनिट घटा, परमाणु संख्या कितना घटा, देखिए z+1 और z-1 आ गया, और द्रव्यमान संख्या कितना घटा, 4 यूनिट घटा। इसका मतलब यहाँ पे जो उत्सर्जन हो रहा है वो अल्फा का हो रहा है, यानी पहले बीटा को हुआ फिर अल्फा को होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। कहता है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल शुभारंभ किया। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ाने के लिए सुमंगल पोर्टल शुभारंभ किया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर कह रहा है कि भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण जो अधिनियम है वो किस वर्ष जो है धारण किया गया, 1974 में धारण किया गया दोस्तों, 1974 में धारण किया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय वन अधिनियम कब का है, तो 1927 का है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 1980 का है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है वो अधिनियम कब का है, तो 2002 का है, याद रखिएगा। अब देखिए 22 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृष्णा सोबती, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए ये 33वें क्रम के जो 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किस शहर में होने वाली है, तो ये पेरिस यानी फ्रांस में होने वाली है। आप जानते हैं कि 32 में कहाँ पे भी है, टोक्यो में भी थी दोस्तों, 32 में जो है कहाँ पे हुई थी। ठीक है, और 34वें 2028 में होने वाली है, ये कहाँ पे होगा दोस्तों, लॉस एंजलिस में होगा, याद रखिए। देखिए 32वीं जो हुई है कब हुई थी, इससे पहले वाले कहाँ पे होता, टोक्यो में। 32वीं कहाँ हुई, टोक्यो में। ठीक है, 2020 में हुई थी। 2024 में जो होगा ये 33वां होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये फ्रांस का पेरिस में होगा। फिर 2028 में जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये 34वां होगा, ये 34वां 34th, ये कहाँ होने वाला है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है। ठीक है, और फिर 2032 में होगा 35वां कहाँ होगा दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना चीज़ें। आगे कहता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में रिपोर्ट के द्वारा की गई। संघीय न्यायालय तो सेंट्रल कोर्ट की बात कर रहे हैं, संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका जो सबसे मेजर सोर्सेस है, अधिकतम चीज़ें हम कहाँ से लिए हैं दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, आप जानते हैं भारत सरकार अधिनियम जो भारत परिषद नियम 1919 जो है इसको मार्ले मिंटो कहते हैं, और 1909 को मार्ले मिंटो कहते हैं, और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, 1919 का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, इसको कहते हैं अलाई दरवाज़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था, अलाई दरवाज़ा को। आप जानते हैं कुतुब मीनार जो है बनाया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको कंप्लीट यानी पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। अब कुतुब मीनार जो है ये किसके नाम पे बनाया गया है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था, लेकिन इसको पूरा करवाया कौन? इल्तुतमिश ने। हालांकि फिरोज शाह तुगलक में भी इसमें फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसका जो फ्लोर है उसमें एडॉप्ट किया, यानी एक और फ्लोर ये बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 1952 में किया गया था दोस्तों। 1952 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए आपको वरीयता क्रम याद रखना पड़ेगा। जो हमारी शौर्य का जो वरीयता क्रम है, वीरता पुरस्कार का जो वरीयता क्रम है, ये कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा। पहला नंबर पे परमवीर चक्र, पहला नंबर पे है परमवीर चक्र। पहला नंबर पे है कौन? परमवीर चक्र। दूसरा नंबर पे है अशोक चक्र, दूसरा नंबर पे होता है अशोक चक्र। वीरता पुरस्कार का ये वरीयता क्रम है। ठीक है, अशोक चक्र दूसरा नंबर पे है, अशोक चक्र। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या है दोस्तों? अशोक चक्र है। ठीक है, दूसरा नंबर पे है दोस्तों अशोक चक्र। सॉरी दोस्तों, पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है अशोक चक्र, तीसरा है दोस्तों महावीर चक्र, तीसरा है महावीर चक्र, और चौथा है दोस्तों शौर्य चक्र। याद रखिएगा, शौर्य चक्र। फिर से याद कीजिए, परमवीर चक्र, ऐसे याद करिए। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा क्या है? अशोक चक्र, तीसरा क्या है दोस्तों? महावीर चक्र, और चौथा क्या है दोस्तों? शौर्य चक्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये वरीयता क्रम है वीरता पुरस्कार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दोस्तों कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है दोस्तों अभिजिता गुप्ता। कौन है दोस्तों? अभिजिता गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजिता गुप्ता। ठीक है, अभिजिता गुप्ता को एक सम्मान भी मिल चुका है दोस्तों, एक खिताब भी मिल चुका है। ये याद रखिएगा, क्या मिल चुका है कि अभिजिता गुप्ता का जो नाम है ना, ये पुस्तक लिखने के बाद सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। ये जो पुस्तक लिखी अभिजिता गुप्ता ने हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखा है। अभिजिता गुप्ता ने जो है दोस्तों, इसके जो लेखक हैं कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड के जो लेखक अभिजिता गुप्ता हैं, ये किताब लिखने के बाद इनको एक रिकॉर्ड है क्या कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। क्यों? क्योंकि सबसे कम उम्र की एक लेखिका बनी है, इसलिए इसका नाम क्या है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। कौन सी किताब लिखने के बाद मिला है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समाज में बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, ये सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2। n क्या है? ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन। n क्या है? यानी व्यक्ति की संख्या। तो व्यक्ति की संख्या कितना है? 10 -1 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 9 बचा 45। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, n × n-1/2 ये हाथ मिलाने की संख्या है दोस्तों, n × n-1/2। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। आप जानते हैं सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, सांची जिला में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, MP में अशोक ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है 123 अनुच्छेद 123 में, 123 में, अनुच्छेद 123 में। आप जानते हैं अनुच्छेद 143 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकता है, लेकिन उसका सलाह को मानने के लिए बाध्य वो नहीं है। 123 में वर्णित है। अध्यादेश पारित जो है ये है। ज्वाइंट सीटिंग करने की क्षमता 108 में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था दोस्तों। कौन था? थॉमस मोर था। यूटोपिया का लेखक कौन था दोस्तों? थॉमस मोर था। नेचुरल हिस्ट्री का, ठीक है, थॉमस मोर था कौन? यूटोपिया का। ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछता है दोस्तों कि रिपब्लिक का लेखक कौन था? तो प्लेटो था। रिपब्लिक का लेखक कौन था? प्लेटो था। ठीक है, रिपब्लिक का लेखक कौन था? प्लेटो था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में। याद रखिएगा, वन प्रबंधन अगर पूछ दे, वन प्रबंधन अगर पूछ दे तो ये भोपाल में है, भोपाल में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वन अनुसंधान संस्थान यानी वन पे रिसर्च कहाँ हो रहा है, देहरादून में हो रहा है। आलू रिसर्च संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो शिमला में है। चावल रिसर्च संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो कटक में है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। कौन है, इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार में है। अगर सबसे आपको पूछे सबसे पश्चिमी कौन है, तो किबुथु है। सॉरी सबसे पूर्वी पूछे कहाँ पे, ये किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुजरात में सबसे पूर्वी है, पश्चिमी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों का विकास उद्देश्य हेतु, ठीक है, कह रहा है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य हेतु औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। कौन करता है, ठीक है, तो करता है विश्व बैंक का मिशन है दोस्तों। विश्व बैंक का मिशन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या आप जानते हैं, इडली जो है भाप से बनता है, वाष्प से बनता है, वाष्प से बनता है, तो उसको स्टीमिंग कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्प से बनता है, स्टीमिंग कहते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, आप जानते हैं अंडमान निकोबार में। सिर्फ एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, वो क्या है, बैरन द्वीप। और अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से दोनों सेपरेट होते हैं। 10 डिग्री चैनल से दोनों क्या होते हैं, अंडमान और ग्रेट निकोबार सेपरेट होते हैं। ये ग्रेट निकोबार में बैरन द्वीप पाया जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखिए क्या कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रदीप्ति नलिका और इसमें प्लाज्मा होता है दोस्तों। ठीक है, प्रदीप्ति नलिका में दोस्तों आर्गन होता है, और इस बल्ब नियोन बल्ब में जो है दोस्तों, इसमें भी आर्गन ही होता है। ठीक है, और इसमें प्लाज्मा होता है। दोनों अगर एक साथ मिला देंगे तो प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कहेगा निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के सिफारिश पे हमारे संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के बीच हर अभिभावक और टीचर की ये ड्यूटी होगी, ये परम कर्तव्य होगा कि उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, उसको क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। तो अभी टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। लेकिन जब इसे जोड़ा गया था 1976 में, तब कितने थे, 10। एक कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, ये जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया, किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कहता है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त की उपाधि से के खिताब से नवाजा गया। नादिर उल अस्त की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, नादिर उल, तो यह है उस्ताद मंसूर। कौन है दोस्तों, उस्ताद मंसूर। आप जानते हैं कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का गोल्डन एज कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं। ठीक है, सुनहरा समय कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको चित्रकला से बहुत मोहब्बत प्रेम था। और जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकार रहते थे, वो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कौन कौन रहते थे दोस्तों, तो उस्ताद मंसूर, जिसको नादिर उल अस्त की उपाधि मिली है। इसके बाद उस्ताद मंसूर के बाद जो है दोस्तों, उस्ताद मंसूर जिसको नादिर उल अस्त की उपाधि मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर मंसूर साहब, वो अबुल हसन रहते थे, फारूक बेग रहते थे, और एक बिशन लाल रहते थे, और भी रहते थे, याद नहीं आ रहा दोस्तों अभी, है ना, बिशन लाल रहते थे। तो आप याद रखिए बिशन लाल और उस्ताद मंसूर, ये दो। ठीक है, बिशन लाल और उस्ताद मंसूर। कह रहे दूध में उपस्थित शर्करा क्या है। एक बात बताइए, इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है, या मान लीजिए आपको हम कह दें कि दूध से दही कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एसिड आपको चाहिए, तो कहोगे आप लैक्टिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए, लैक्टिक एसिड चाहिए। मतलब दूध में जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो दही बन जाता है। तो आप लैक्टिक एसिड से ही आप याद रखिए, इसमें लैक्टोज होता है। किसमें, दूध में क्या होता है, दूध में होता है लैक्टोज। और आपको पूछे कि फल में यानी फ्रूट में क्या होता है, तो फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज। ये सभी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है,
आगे सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि फजल अली आयोग संबंधित क्या है। फजल अली आयोग क्या है संबंधित, दोस्तों फजल अली आयोग जो दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताइए कि फजल अली आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 1953 में किया गया था। इसका काम क्या था, ये राज्यों का पुनर्गठन मामले में क्या कर रहे थे, तो अपना रिपोर्ट पेश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1955 में ये अपना रिपोर्ट सौंपा। 1955 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपा और 1955 में रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का जो वर्गीकरण है, सेपरेशन ऑफ स्टेट भाषाई आधार पे, यानी लैंग्वेज को बेस मान के नहीं किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में क्लियरली इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। और फजल अली आयोग में 2 और मेंबर थे दोस्तों। इस आयोग का जो चेयरमैन थे वो तो फजल अली साहब थे, 2 और मेंबर थे, उनका नाम था एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा का नाम था के.एम. पनिक्कर। याद रखिएगा, 3 लोगों का एक समिति था दोस्तों, जिसमें चेयरमैन फजल अली साहब थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा थे के.एम. पनिक्कर। 1953 में इनका गठन हुआ। 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट में क्लियरली कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। और इन्होंने रिकमेंड किया कि 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश का इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन किया। 16 राज्य, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में जरूर रखेंगे और कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, आप ये कर लेंगे। ठीक है, आप देख लेंगे इसको, पूर्ण वर्ग संख्या क्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या यानी यूनिट प्लेस पे 5 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर लीजिए या आप इसको इस मेथड से कर लीजिए, ऐसे करके 44 2 का पेयर बना करके। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ना। आप देख लीजिएगा कौन सा इसका सही होना चाहिए। कहता है ओडोमीटर एक उपकरण है। देखिए 2 चीज़ आता है, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो गाड़ी में होता है दोस्तों, बाइक में, ये स्पीड बताता है और ओडोमीटर जो है दोस्तों ये क्या बताता है, दूरी बताता है। ओडोमीटर कितना दूरी चला है, हर बाइक में रहता है, आप देखे होंगे जितना दूरी आप चलेंगे इसका रीडिंग बढ़ता जाएगा, दूरी बताता है। ठीक है, कह रहा है अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है। अपूर्वी चंदेला दोस्तों राजस्थान की रहने वाली है, निशानेबाज से है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला कैसा कहता है कि 42 में जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत आंदोलन छोड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वायसराय कौन थे। आप इसका सही उत्तर तो लिखो होगा, लेकिन आप ऑप्शन देखिए कितना बेवकूफ़ जैसा ऑप्शन सेट किया गया है। आप इसको आराम से कर सकते। देखिए रिपन तो 1882-83 का है, लिटन 1878 वगैरह के 70 के, करजन के समय में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आप इसको एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को लाभ ना होता है और ना लाभ हो ना हानि हो, क्या कहते हैं उसको, स्वभोजिता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्वभोजिता कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव। अच्छा देखिए, रामसर प्रस्ताव जो है दोस्तों 1971 में लाया गया था। रामसर प्रस्ताव जो है ये 1971 का प्रस्ताव है। रामसर एक जगह है, कहाँ पे, ईरान में। कहाँ पे, ईरान में। ठीक है, कहाँ पे है ये, ईरान में एक जगह है। ये आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अगर आपसे मैं पूछूं एक बात बताएं आप मेरे को कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, कह रहे कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का नाम रायगढ़ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कह रहे कि सौर सेल बनने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है, तो सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे सबसे तेज हिमीकरण विधि जिससे तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ब्लास्ट फ्रीजिंग। उसको क्या कहते हैं, ब्लास्ट फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो यह है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। 52 नंबर सवाल देखिए कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो सर्वाधिक संख्या दोस्तों होती है अपघटक की। अपघटक मतलब स्कैवेंजर्स, अपघटक की होती है। ठीक है, उत्पादक जो ग्रीन प्लांट्स हैं दोस्तों वो है प्राथमिक उपभोक्ता भाई, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है दोस्तों, छोटे जीव, उसके बाद फिर उसका द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में अपघटक आता है। इसको हम लोग बोलते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका दोस्त होता है, क्योंकि ये साफ सफाई का काम करता है। बैक्टीरिया हो गया, ये सब अपघटक में आता है दोस्तों। कहता है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो 21 परमवीर चक्र अभी तक प्रदान किए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, इनमें से कौन से हैं दोस्तों, ल्यूसीन है, एक एमिनो एसिड है ल्यूसीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल कहता है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन से भारत जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? इसका आंसर होगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा क्या है? एलर्जन मतलब एलर्जी की बात कर रही है, ये बनता है IgE। क्या बनता है? IgE। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका होगा। कह रहा है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः होता है, ठीक है, ये होता है 80S, 70S और 70S, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया अमेजन के द्वारा, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अमेजन जेफ बेजोस इस कंपनी का मालिक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? जो गलत है उसको आप जानते हैं। आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 76 में हुआ था दोस्तों। इसमें इतना फेरबदल किया गया था, हालांकि इसके जस्ट बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसके कुछ प्रावधान को या बहुत सारे प्रावधान को क्या किया गया था? हटा दिया गया था मोरारजी देसाई के समय में। लेकिन ये जो 42वें संविधान संशोधन है दोस्तों, जो 1976 में हुआ था, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इसमें आपको जो है गलत उल्लेखित नीचे गलत है उसको देखना है। वन स्थानीय सरकार, ये जो है ना स्थानीय वन तो था दोस्तों, स्थानीय सरकार नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि एक मेट्रो, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मेट्रो एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है, हर 30 मिनट में छूटती है। 30 मिनट में क्या करती है दोस्तों? छूटती है, 30 मिनट छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क में देखिए 30 मिनट में, यानी अगर मान लीजिए सवाल कहता है अगर कोई मेट्रो जो है मान लीजिए 9 बजे छूटी, तो फिर अगली मेट्रो 9:30 में छूटेगी, फिर अगली मेट्रो 10 बजे छूटेगी, मतलब 30 मिनट बाद हर एक मेट्रो है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहा है कि एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, 10 मिनट पहले वो जा चुकी है, हर 30 मिनट में खुलती है, मतलब 20 मिनट बाद फिर वो आएगी, 20 मिनट बाद फिर वो आएगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, 20 मिनट बाद फिर वो क्या होगी? आएगी। अब अगली ट्रेन जो है 10 मिनट पर जाएगी। एक बात बताइए, 10 बज के 10 मिनट पर जाएगी और 20 मिनट बाद फिर ट्रेन आने वाली है, तो घटा दीजिए दोनों को घटाइए तो कितना हो जाएगा? दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 9:50। 9:50। ऑप्शन नंबर सी सर, उसको कोई जान है सवाल में? कह रहा है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। सप्त क्रांति यानी 7 क्रांति की अवधारणा को कौन किया था दोस्तों? राम मनोहर लोहिया, यूपी के रहने वाले थे राम मनोहर लोहिया। ये एक सामाजिक आंदोलन के बहुत बड़े सिरोधार थे दोस्तों, सिरोधार थे। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? केरल में कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल में। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में। कह रहा है कि स्पेसपोर्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए तमिलनाडु में स्पेसपोर्ट विकास किया जा रहा है। कह रहा है गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो ये राजेंद्र प्रथम है दोस्तों। कौन है ये? राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम है। आप जानते हैं राजेंद्र प्रथम चोल वंश के राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल पर आक्रमण किया था दोस्तों। बंगाल पर आक्रमण करके दोस्तों किसको हराया था? महिपाल साहब को। महिपाल जो बंगाल के शासक थे, पाल वंश के, महिपाल को हराया और उपाधि धारण किया। क्या? गंगेकोंड उपाधि धारण किया। ऑप्शन देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि गुना करना है। इसका ये बार का मतलब है दोस्तों, ये 642.5 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 5 5 5 बढ़ते जाएगा। इसको गुना करना है 7 से। ठीक है, तो आप इसको गुना कीजिए दोस्तों, इसको गुना करिएगा आप, तो आपको मिलने वाला क्या है देखिए, इसको गुना कीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 बचा 3, 7 × 5 = 3 = 38, बचा 3, 7 × 5 = 35, समझे? फिर 5, 7 × 5 = 35, 3 = 38, मतलब 8 मिलने वाला है। और इधर आइए क्या कहता है, 7 दूना 14 और 14 3 17, बचा 1, 7 चौक 28, 1 29, बचा 2, 7 6 42, 2 44, यानी 4497। अब पॉइंट देखिए, ये 5 जो यहाँ पर हम लिखे हैं ना, तो इससे पहले भी इधर भी 5 आया होगा तो ये भी 8 हो जाएगा, फिर इधर भी 5 आया होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 4497.8 की पावर बार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं सवाल क्या कहता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नियंत्रक छड़। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, कौन सा स्रोत है दोस्तों? ये है प्रथा। ठीक है, वेबर के अनुसार जो है कानून जो है, वेबर के अनुसार कानून प्रथा जो है दोस्तों,
कानून प्रथा जो है दोस्तों वो क्या है, वेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, तो कानून है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। शून्यकाल देखिए क्या होता है, प्रश्नकाल। शून्यकाल जो है दोस्तों प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच में जो समय होता है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्यकाल का। कह रहा है पूरा का अर्थ क्या है, पूरा का अर्थ क्या है, ठीक है, ये है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी पूरा। अब अब्दुल कलाम साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, इस पर, है ना, अर्बन प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी, मतलब जो अर्बन है, अर्बन लोग हैं उनको सर्व सुविधा मुहैया कराया जा सके। कह रहे इम्पैक्ट एक इंडेक्स, इसका संबंध किससे है दोस्तों, इसका संबंध प्रवासी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किस में, तो मेरठ षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज था, उसको गिरफ्तार किया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नामदफा आप जानते हैं, नामदफा कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों, असम में है ना। मानस कहाँ है, असम में है, ठीक है। केबुल लामजाओ कहाँ है, मणिपुर में है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। हर्बल पार्क कहाँ, नैनीताल उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक, जिरकोन से याद रखिए, जिरकोन कहाँ है, रसिया, यूएसएसआर, रूस का है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, समूह का उदाहरण कौन सा है, समूह का उदाहरण की बात कर रहे हैं। सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह में दर्शक, परिवार के दर्शक, ठीक है। तो समूह का कौन है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर परिवार के सदस्य समूह का है। कह रहा है कि निसार, देखिए निसार क्या है, ये कुछ नहीं है, नासा इसरो अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नासा इसरो अपर्चर रडार। तो इसरो तथा और नासा देखिए यहाँ पे कैसे का ऑप्शन दे रखा है, नासा NNAA करके दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है भारत आकार में दुनिया का 7वें है, दुनिया विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है दोस्तों। जनसंख्या में पहला हो गया है, कुछ समय पहले दूसरा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास सूचना क्या है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि 7वीं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। जानते हैं दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है सफल रही थी, क्योंकि इसमें टारगेट रखा गया था 5.6% का विकास का, और पूरा हो गया 6.8% का, पूरा हो गया 6.8% का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सफल रहा था ये। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है, कह रहा है कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो युवा मामले के खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पे, है ना। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका सर्वोच्च अवार्ड है, ठीक है, खेल का। आगे कहता है किस देश के, जयंती नहीं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पे किस देश के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 15वीं बोल रहा है दोस्तों, 15वीं, तो ये वियतनाम की 15वीं बोल रहा है, वियतनाम के प्रधानमंत्री, ठीक है। पूर्वी एशियाई अच्छा मैं आपसे पूछें कि पूर्वी एशियाई समूह है, इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो 2005 में हुआ, याद रखिएगा। पूर्वी एशियाई, ठीक है, पूर्वी एशियाई का स्थापना कब हुआ है, 2005 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है दोस्तों, ये है कार्ल मार्क्स साहब ने, कार्ल मार्क्स ने दी है। कब किसने दी है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। कह रहा है कि पेले किस खेल से संबंधित है, बड़ा ही फेमस नाम है। पेले फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, पेले फुटबॉल से, ब्राज़ील के रहने वाले थे, महान फुटबॉलर हैं वो, है ना। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा आप जानते हैं, चिपको मूवमेंट से संबंधित है। बाबा आमटे जो है ये आनंद वन का संस्थापक है दोस्तों। आनंद वन क्या है, कुष्ठ रोगी जो होते थे ना, जिनको टीबी वगैरह हो जाता था, कुष्ठ रोगी, ठीक है, उनका निदान के लिए इन्होंने आनंद वन पुणे में यानी महाराष्ट्र में स्थापना किया था बाबा आमटे ने, ठीक है। निर्मल हृदय, अब आप देखिए क्या कहता है, राजेंद्र सिंह को क्या कहता था, एक और सलीम अली नाम याद रखिएगा, सलीम अली, इसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सलीम अली क्या कहते हैं, इसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे क्या है सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश में होती है एक सावयवी एकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सोशियोलॉजी से सवाल है दोस्तों। देखिए उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है, ये साध्य होता है पर कुशल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों देखिए क्या है, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम मेघालय से होकर नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं जो 5 से भाज्य है। अब एक बात बताइए हमको, कितना आसान है। मैं अगर पूछूं आपसे कि
1 से लेकर 50 तक, 5 से कितने संख्या जो है जो विभाजित हैं, तो कहोगे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है और 50 है। तो काउंट करिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हुए ना। या इसको आप डायरेक्ट ऐसे बोलिए कि 1 से 50 तक 5 से डिविजिबल कितने हैं, तो कहोगे 50/5। क्या 10 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर के 555 तक 5 से कितने होंगे, तो कहोगे आप 111, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड करेंगे 111। लेकिन सवाल पूछा है कि 55 से 555 तक, ये 1 से 50 तक हटाना पड़ेगा, तो 111 में से 10 को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 101। 101 मारिए आंसर, कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर, कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो ये पनपते हैं स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई याद रखिएगा। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का दोस्तों कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करते रहना, सीबीसी कहते हैं। कहता है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह क्या है, वह है जिस प्रकार समाज अपने समृद्धि साधनों का प्रबंधन करे, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि जब आयोडीन घोल की बूंद कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल होता है क्या, वो होता है स्टार्च, मंड इसको कहते हैं, स्टार्च शामिल होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी है। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका शिक्षा, स्वयं से शिक्षा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, कह रहा है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। सोशियोलॉजी से सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि किस दिन को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है पुरुषों के चक्का स्क्वीज का वजन कितना है, इसकी का वजन कितना होता है, पुरुषों के चक्का स्क्वीज का 2 किलो होता है, कितना होता है, 2 किलो होता है, घुटने के पास होता है दोस्तों, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। देखिए भारत की जनसंख्या बेसिकली 121 करोड़ थी, कितनी थी, 121 करोड़ थी 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 में 125 करोड़ थी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ना कि 2001 की जनगणना के अनुसार, देखिए इसमें किस में आंसर दे रखा है, तो उसका उत्तर होगा इसका बी, सॉरी उसका उत्तर होगा डी, ठीक है 229 मिलियन। आप जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है दोस्तों 10 लाख, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वाड, देखिए क्वाड से पता ही चलता है 4 देशों का समूह है, कौन कौन है, यूएसए है, कौन कौन है, यूएसए है, इंडिया है अपना, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है ऑस्ट्रेलिया है। देख लीजिए कौन में आता है इसमें, और मारिए आंसर, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू का महोत्सव, जहाँ भी बिहू आपको दिख जाए, चाहे वो कोनो भी हो, कटी फटी जली जो भी हो, ऑप्शन नंबर बी आप असम ही मारिएगा, असम होता है बस। ये हमारा 100 प्रश्न था दोस्तों आज के लिए। आशा करते हैं आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको पसंद भी आ रहा होगा, आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, थोड़ी बहुत भी फायदा हो रहा है, तो आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अभिक्रिया, अपनी राय और अपनी जो एडवाइस है आप हमें ज़रूर दें। और किस टॉपिक पे, आप अगर सेपरेट टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हैं, साइंस पे, कुछ खास टॉपिक पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। हम उसको 100% कोशिश करेंगे करने का, और एक बेहतरीन तरीके से, कंसेप्चुअली तरीके से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और आप ऐसे ही पढ़ाई करती रहिए। हम पर डे आपको एक सेट जो है वो कराते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तैयारी और मजबूत हो, और भगवान करे आपकी सिलेक्शन इस बार 100% हो। थैंक यू वेरी मच।